तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। कैप्सूल सीरीज में मैं राहुल सर गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं कैप्सूल सीरीज। और आज से कैप्सूल सीरीज की होती है स्टार्टिंग, और आज से हमारी केमिस्ट्री की भी स्टार्टिंग होती है। बाकी आपको इंग्लिश और फिजिक्स की क्लास तो आपको मिल ही गई होंगी, और आज 1 दिसंबर से आपकी क्लासें जो है ना कंटिन्यू चलेंगी। और ये जो क्लासें हैं अगले 2 महीने तक बिल्कुल कंटिन्यू चलेंगी। इसमें हम आपकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएंगे और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कराएंगे। तो बिना बातें किए हुए, बिना चर्चा किए हुए आपकी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, जो भी है क्रम आपका कोई सा भी हो, चैप्टर का नाम है बिलियन सॉल्यूशन। मतलब हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो आपका एक चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर को 2 से 3 क्लासों में खत्म करें। एक क्लास में खत्म करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। तो 2 से 3 दिन में हम पूरी एक चैप्टर को खत्म करेंगे, एक यूनिट को खत्म करेंगे। इस हिसाब से हम चलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक करो वीडियो को, और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो बिल्कुल कर लो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, बहुत ज़्यादा काम की होने वाली वीडियो, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट होगा और हमारा हौसला बढ़ेगा आपको आपके साथ काम करने का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारे इस यूनिट का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, बिलियन। तो सबसे पहले हम मोटा मोटा जान लेते हैं कि बिलियन क्या होता है। वैसे आप सारी चीजें आपको पता है। तो भाई साहब, बिलियन क्या होता है। बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर जो चीज बनती है उसे बिलियन कहते हैं। और ठीक है, आप सबको पता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर जो भी चीज बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, बिलियन कहते हैं। और एक बात और, इस बिलियन में देखो 2 या 2 से अधिक चीजें होती हैं, तो एक पदार्थ की मात्रा कम होगी और एक पदार्थ की मात्रा उसमें ज्यादा होगी। तो मेरे भाई, ये जो बिलियन होता है, इस बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे हम बिले बोलते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उसे हम बोलते हैं विलायक। क्लियर हो गया। बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है। जिस पदार्थ की मात्रा बिलियन में कम होती है उसे बिले, और जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक। तो ये चीज आप समझ गए। इसके बाद हमारे लिए क्या जरूरी रहेगा, देखो आपको, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से पढ़ाते जाएंगे, उसके बेसिक के साथ, समझ रहे हैं ना। तो इसके बेसिक की जरूरत है, इसलिए हम ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद बिलियन आप समझ गए, बिले क्या होता है, विलायक क्या होता है, ये आप समझ गए। अब हमें एक छोटा सा टॉपिक जानना होगा जिसका नाम है सांद्रता। क्या है मेरे भाई, सांद्रता, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रता भाई इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सांद्रता क्या होती है, तो भाई सांद्रता कुछ भी नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि सांद्रता कोई भूत है, नहीं। सांद्रता क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है यही हमारी मेरे भाई होती है सांद्रता, ठीक है। तो विलयन समझ गए, सांद्रता क्या होती है वो समझ गए। तो सांद्रता क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा। जिसने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा वो भी इस सीरीज को अगर कवर कर लेता है तो वाकई बहुत अच्छा परसेंटेज वो बनाएगा भाई, ठीक है। तो सांद्रता क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा। क्लियर हो गया, विलयन हो गया क्लियर, सांद्रता हो गई क्लियर, ठीक है। सांद्रता क्या हो गई, विलेय पदार्थ की मात्रा। और एक चीज और जान लो यहाँ पर, अगर सांद्रता बढ़ेगी, अगर सांद्रता बढ़ेगी, ध्यान रखना, सांद्रता बढ़ेगी तो कोई भी पदार्थ है ना वो गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, गाढ़ा हो जाएगा। भाई आप उदाहरण द्वारा समझ लो, मान के चलो हम मठा से कड़ी बना रहे, अगर मठा में ज्यादा बेसन डाल दिया तो जो कड़ी होगी वो गाढ़ी हो जाएगी, और मठा में कम बेसन रहने दिया तो जो कड़ी है वो पतली ही रहेगी। तो ध्यान रखना, सांद्रता अगर बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी मतलब किसकी मात्रा बढ़ेगी,
विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, और जब विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो कोई पदार्थ गाढ़ा हो जाएगा। और अगर सांद्रता घटेगी तो कोई भी जो पदार्थ है वो ज्यादा गाढ़ा नहीं हो पाएगा, वो पतला ही रहेगा। ध्यान रखना, तो सांद्रता बढ़ती है तो कोई पदार्थ गाढ़ा या पतला हो जाता है। इसके अलावा एक चीज और, जब सांद्रता बढ़ेगी या घटेगी तो अवस्थाएं भी चेंज होंगी। अगर कोई पदार्थ गैस में है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, अगर कोई पदार्थ लिक्विड फॉर्म में है तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इन चीजों को याद रखना, ठीक है। सांद्रता बढ़ेगी, गाढ़ा हो जाएगा या पतला हो जाएगा, या अवस्थाएं आपस में चेंज हो जाएंगी जब सांद्रता बढ़ेगी या घटेगी तो, ठीक है। पूरा बेसिक ऐसे ही आपको पढ़ना होता है, और इस टाइप से पढ़ोगे तो कभी चीजों को भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो ये हमने सांद्रता और ये हमने विलयन जाना। अब इतना जानने के बाद हमारे लिए क्या जरूरी है वो हमें पता करना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे लिए जरूरी है सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, ठीक है। चलो बताते हैं, इनको मिटा देते हैं पहले। और देखो, आप चीजों को समझते जाएं और मोटा मोटा आप अपनी कॉपी में भी लिखते जाएं, क्योंकि आप चीजों को लिखते जाएंगे तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहने वाली है मेरे भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपनी हेडिंग डलने वाली है मेरे भाई, सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। और एक और आपके लिए सुविधा है मेरे भाई कि इसकी जो पीडीएफ है फुल नोट्स की, यहाँ पर जो मैं शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ, आपको शॉर्ट पढ़ना है क्योंकि मैं एग्जाम बेस से बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आपको फुल पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे, आप वहाँ से पढ़ लेना ये वीडियो खत्म होने के बाद। तो मेरे भाई, जो सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ हैं, इन सांद्रता ज्ञात करने की विधियों में हमें 4 विधियाँ पढ़नी है मोस्टली, जिसमें पहली विधि जो है ना हमारी है मूलरता। क्या पढ़ना है मेरे भाई? मूलरता पढ़ना है। दूसरी विधि हमें पढ़ना है मूललता। क्या पढ़ना है? मूललता, है ना। तीसरी विधि जो हमें पढ़ना है वो है आपकी नॉर्मलता। क्या पढ़नी है? नॉर्मलता। इनके नाम तो आपने पहले ही सुने होंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, एक इम्पोर्टेंट क्लास है, तो ये चीज़ों को आप हल्का फुल्का तो जानते ही होंगे। अब हम लेकिन 100% इनको कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से चलने वाले हैं। मूललता और नॉर्मलता, और फोर्थ हमारी जो विधि है जिसका नाम है मूल प्रभाज। क्या मेरे भाई? मूल प्रभाज। तो इन 4 विधियों को, सांद्रता ज्ञात करने की विधियों में हमें इन 4 विधियों को पढ़ना है, और इन 4 विधियों से ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, कोई चीज बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। आओ इधर देखो, पहले इधर सुनो। नॉर्मलता और मूल प्रभाज, ये क्या है? सांद्रता ज्ञात करने की विधि। अब आपसे पूछे कोई कि ये है क्या, तो आप बता देना मेरे भाई ये सांद्रता ज्ञात करने की विधियां हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसमें सांद्रता कहां से ज्ञात करते हैं? तो सुनो, अगर हम मूलरता की बात करें तो मूलरता में जो सांद्रता ज्ञात की जाती है वो 1 लीटर या 1000 ml के बिलियन में से की जाती है, ठीक है। 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में से सांद्रता ज्ञात की जाती है, ठीक है। अगर बात करें मूलरता, पहले इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो मूलरता में सांद्रता 1 लीटर या 1000 ml के बिलियन में से प्राप्त की जाती है, लेकिन ये सांद्रता किसमें ज्ञात की जाती है? तो सुनो, यहाँ पर सुनो, ये जो सांद्रता है विलेय के मोलों की संख्या के रूप में ज्ञात की जाती है। ये जो सांद्रता है वो विलेय के मोलों की संख्या के रूप में ज्ञात की जाती है। तो ध्यान रखना कि मूलरता में विलेयता कहाँ से ज्ञात की जाती है? 1 लीटर या 1000 ml के बिलियन में से किसमें ज्ञात की जाती है? तो विलेय के मोलों की संख्या में, है ना। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि 1 लीटर या 1000 ml के बिलियन में हमें जितने विलेय के मोलों की संख्या मिलेगी वही मूलरता होगी, वही क्या होगी? मूलरता होगी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाती है? 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित, ध्यान रखना ये चीजें इसमें जोड़ लेना क्योंकि मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है ना।
तो 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ध्यान रखोगे, ठीक है। अब मोलरता की बात करें तो इसको हम कैपिटल एम से व्यक्त करेंगे। ध्यान रखना, इसको हम किससे व्यक्त करने वाले हैं? कैपिटल एम से व्यक्त करने वाले हैं, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसकी इकाई क्या है। तो इसकी इकाई है मेरे भाई, देखो छोटा क्या है? छोटा है आपका विलय। छोटा क्या है आपका? छोटा है आपका विलय, है ना। तो विलय किस में लिया है? मोल में। और बड़ा क्या है? विलयन। तो विलयन किस में लिया है? लीटर में। तो इसकी जो इकाई है, इकाई का और सूत्र का एक ही कॉन्सेप्ट है कि भाई इकाई या सूत्र निकालते समय छोटा वाला ऊपर लिखा करो और बड़ा वाला नीचे। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? तो इसकी इकाई हो जाएगी मेरे भाई मोल। छोटा छोटा विलय है, मोल में है, और बड़ा क्या है? विलयन किस में है? लीटर में। तो इसकी इकाई हो जाएगी मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो देखो हमें कितनी चीजें मिल गई, परिभाषा मिल गई, किससे व्यक्त करते हैं वो मिल गया, और इकाई क्या है वो मिल गई, इतनी बातें मिल गई। अब बात बची है हमारे फॉर्मूले की, सूत्र की। तो इसका जो सूत्र है मोलरता का वो क्या है? तो इसका सूत्र है कैपिटल एम मतलब मोलरता, कैपिटल एम मतलब मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या। ऊपर रखी जाएगी विलय के मोलों की संख्या। ऊपर किसकी संख्या रखी जाएगी? विलय के मोलों की संख्या। और विलय की मोलों की संख्या को व्यक्त करते हैं एन से, और नीचे क्या रखा जाएगा? विलयन का लीटर में आयतन, मतलब यहाँ पर VmL रखा जाएगा। समझ में आया आपको? विलयन का लीटर में आयतन, तो आप चाहे तो लीटर कर दो, यहाँ पर लीटर कर दो। तो एम देखो ऊपर क्या रखा जाएगा? विलय की मोलों की संख्या, और नीचे क्या रखा जाएगा? विलयन का लीटर में आयतन। आयतन को भी से व्यक्त करते हैं, तो ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। ये पहला फॉर्मूला है। अगर इसके दूसरे फॉर्मूले देखो, अगर विलय के मोलों की संख्या आपको दे के रखी है कोई न्यूमेरिकल में, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट आंसर ले आओगे। बट अगर आपको क्वेश्चन में विलय के मोलों की संख्या नहीं दे के रखी, तो हमें कौन से फॉर्मूले से ये चीज निकालनी पड़ेगी? तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? देखो n का मान क्या होता है? हम देखो n बराबर क्या होता है? W/m होता है। W/ क्या होता है? m होता है। तो n की जगह हम रख देंगे, n की जगह हम क्या रख देंगे? W/m। तो ये W/m, ठीक है। और नीचे बटे में देखो W/m आ गया, नीचे बटे में कौन है? ये, तो यही रहने देंगे, तो भी लीटर। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, ये दूसरा हमारा फॉर्मूला है। अगर हमें इस लीटर को ml में बदलना हुआ, अगर क्वेश्चन में हमें ml दिया है, तो आगे हम 1000 का इसमें गुणा कर देंगे, इसमें 1000 का हम गुणा कर देंगे और यहाँ लिख देंगे VmL। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? क्या चीजें मैंने बता रहा हूँ, अभी आप समझ पा रहे हो कि नहीं? जहां समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाना। तो सूत्र क्या हो जाएगा? N/VL, मतलब n मोलों की संख्या और VL क्या है? लीटर में आयतन। n का फॉर्मूला होता है W/m, तो n की जगह रख दिया W/m, और नीचे आपका VL था तो रहा, है ना। अब VL को हमने लीटर में बदला, तो 1000 से ऊपर गुणा कर दिया, और जो को है ना इसको ml में बदल दिया। तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला, इससे हमारे न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। चलो तो मोलरता को जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ। इसकी इकाई मोल पर लीटर होती है। बात है सूत्र की, तो ये रहा पहला सूत्र, ठीक है, और ये रहा दूसरा सूत्र। इससे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। अब जरा बात करते हैं मोलरता पर। तो मोलरता में जो है ना सांद्रता, मोलरता क्या है? तो सांद्रता ज्ञात करने की विधि। तो इसमें सांद्रता कहाँ से ढूंढते हैं भाई? वो पता करना पड़ेगा। तो सुनो, ध्यान से सुनो। इस मोलरता में जो सांद्रता ज्ञात की जाती है वो की जाती है 1 किलो या 1000 ग्राम ब्लैक में से। 1 किलो या 1000 ग्राम ब्लैक में से, है ना, सांद्रता ज्ञात की जाती है। इसमें 1 लीटर या 1000 ml में से, और इसमें 1 किलो या 1000 ग्राम ब्लैक में से ज्ञात की जाती है, ठीक है। अब विलेयता किसमें ज्ञात की जाती है? तो सुनो, तो इसमें विलेयता विलय के मोलों की संख्या में ज्ञात की जाती है। विलय के मोलों की संख्या में, विलय के मोलों की
संख्या में व्यक्त की जाती है। ठीक है, सेम सेम काम चल रहा है, बस इसमें अंतर ये है कि इसमें 1 लीटर या 1000 ml का विलयन है और इसमें 1 किलो या 1000 ग्राम का विलायक है। अंतर ये है, इसमें विलय की मोलों की संख्या ढूंढी जाती है, इसमें विलय की मोलों की संख्या ढूंढी जाती है। ठीक है, तो परिभाषा बन जाएगी इसकी, 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। बात करें इसको कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, अगर बात करें इसकी तो इसको स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। इसको हम किससे व्यक्त करेंगे? स्मॉल एम से व्यक्त करेंगे। बात करते हैं इसकी इकाई की, बात करते हैं इसकी इकाई की, तो देखो इसमें विलय काय में है, मोल में, तो इसका ऊपर तो मोल ही आएगा, ऊपर क्या जाएगा? मोल। लेकिन यहाँ विलायक है और विलायक किसमें है? केजी में, तो यहाँ पर किलोग्राम आ जाएगा। क्या जाएगा? किलोग्राम। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी मेरे भाई? मोल पर किलोग्राम। क्या हो जाएगी इकाई? मोल पर किलोग्राम। यहाँ पर बात आपको समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आ जाओ जरा आगे बढ़ जाओ। यहाँ देखो, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, इसके सूत्र की, तो आ जाएं सूत्र पर। सूत्र इसका देखो, इसको स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम, ये रहा। अब ऊपर मोल है, नीचे जो विलायक का द्रव्यमान केजी में है, किसमें है? केजी में, केजी में लिया ना, ठीक है। तो मोल का हो गया एम, और द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं? द्रव्यमान को हम W से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को M से व्यक्त कर लो। ठीक है, M या W से व्यक्त कर दो। द्रव्यमान मतलब भारी होता है ना, चलो W से व्यक्त कर दो, और किलोग्राम का रहा केजी। कोई दिक्कत है? ये हमारा पहला फॉर्मूला तैयार। आगे अगर दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो स्मॉल एम ही रहने दो, ये आपका एम, एम की जगह क्या लिख दो? W अपॉन एम, तो ये W अपॉन एम रहा, और नीचे पहले से कौन है? W, तो ये रहा W, और ये किसमें है? केजी में। किसमें है? केजी में। अगर केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो केजी को हमने बदल दिया ग्राम में, और ऊपर किससे गुणा कर दिया? 1000 से, और ये रहा हमारा केजी जो है ना ग्राम में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है तैयार। तो आइए एक बार इसको फुल रिवाइज करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। इसको स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। इसकी इकाई मोल पर किलोग्राम होती है, और इसका सूत्र N बराबर W/kg, या फिर दूसरा फॉर्मूला अपना ये बन चुका है, हमने बनाया, आपको बताया पूरा। ठीक है, आ जाओ हम तीसरी मेथड पे चलते हैं। तीसरी मेथड जो है हमारी क्या है? नॉर्मलता। तो हमारी मेथड जो है ना कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी पे आ जाओ, नॉर्मलता। तो भाई साहब जो नॉर्मलता है, इसमें भी आप 1 लीटर या 1000 ml का विलयन लेते हो। भाई आपको बोरिंग तो नहीं हो रही है ना? बोरिंग नहीं, बोरिंग नहीं, क्योंकि अब बोरिंग का समय नहीं मेरे लाल, अब पढ़ने का समय है। अगर आप इस टाइप से इतने से समय में बोरिंग आएगी, अलाली आएगी, तो भाई आपको बहुत कुछ करना है। आपको अपने माँ बाप का सपना जो है ना जमीन से आसमां पर ले जाना है भाई, वो आप पढ़कर कर सकते हो। ठीक है, तो भाई है ना, कोई अच्छे से पढ़ो यार, टेंशन क्या यार, मैं आपको मन से पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आप भी मन से पढ़ो। दिमाग बिल्कुल आपको इधर उधर नहीं सोचना, केवल फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए पढ़ाई पर। ठीक है, चलो तो 1 लीटर 1000 का ml का विलयन लेते हैं, बट इसमें जो है ना विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या ढूंढी जाती है। विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या ढूंढी जाती है। ध्यान रखना, इसमें क्या ढूंढी जाती है? विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को ढूंढा जाता है। ठीक है, तो इसको हम व्यक्त किससे करेंगे? कैपिटल एन से, कैपिटल एन से, क्योंकि नॉर्मलता है तो कैपिटल एन से। बट इसकी इकाई की बात करें तो इकाई क्या होगी? तो विलय आपका ग्राम तुल्यांक में है, तो इसकी इकाई में ऊपर आएगा क्या? ऊपर क्या आएगा? ग्राम तुल्यांक। ठीक है, और विलयन किसमें है? लीटर में, तो ग्राम तुल्यांक पर लीटर इसकी हो जाएगी इकाई। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसका एन से व्यक्त करते हैं, और इसकी इकाई क्या है? ग्राम तुल्यांक पर लीटर। बात करें इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला n बराबर बनेगा, तो पहले क्या है? विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, तो ग्राम तुल्यांक की संख्या को तो मेरे भाई हम
ई से ही व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ई से ही व्यक्त करते हैं। और बिलियन का लीटर में आयतन मतलब VL, क्या हो जाएगा? VL हो जाएगा। ठीक है ना। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या को आप चाहे तो EN बना सकते हो। क्या बना सकते हो? EN बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो हमारा हुआ पहला फॉर्मूला, ये हमारा पहला फॉर्मूला। आगे बात करें अगले फॉर्मूले की, तो मेरे भाई थोड़ा सा यहाँ पर इस ब्रैकेट में कुछ चीजें लिख रहा हूँ, तो कुछ जगह कम होने के कारण पूरा आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो E इक्वल टू होता है W अपॉन ये EN करना है ना, क्योंकि ये ग्राम तुल्यांक की संख्या है ना। ठीक है। तो WEN इज इक्वल टू होता है, मतलब ये बिले की ग्राम तुल्यांक की संख्या। N क्या बता रहा है कि संख्या है। कौन सी संख्या है? तुल्यांक की संख्या है। तो ये आपका तुल्यांक की संख्या है, और तुल्यांक की संख्या बराबर होता है भार बटे तुल्यांक की भार। तो तुल्यांक की भार को हम E से व्यक्त करेंगे। तो E जो है ना वो क्या है? तुल्यांक की भार है। क्या है ये? तुल्यांक की भार। कैसे निकलता है आपको आता होगा, नहीं तो मैं आपको सिखाऊंगा, जब इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर देखूं इसके फॉर्मूले पे बात करूं तो ये आपका N ही रहेगा। अब EN देखो N ही रहेगा, EN की जगह W अपॉन E रख सकते हैं, तो ये W अपॉन E हो जाएगा। E क्या है? तुल्यांक की भार है ना। यहाँ पर E क्या है मेरे भाई? तुल्यांक की भार, तुल्यांक की भार। अब ये कैसे निकालता मैं बताऊंगा। ठीक है। और EN क्या है? ग्राम तुल्यांक की संख्या। तो इसकी EN की जगह ये फॉर्मूला लगा दिया, बाकी नीचे आपका V लीटर है, VL है, तो ये रहा आपका VL। बट लीटर को अगर ml में बदलूंगा तो मुझे ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 1000 और नीचे ये काय में आ गया, ml में आ गया। तो ये नॉर्मलता का न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला तैयार हो गया। तो ये हमारी तीनों मेथड कंप्लीट हैं। कोई ज़्यादा समय नहीं लिया आपसे, बहुत कम समय में इन्हीं तीनों मेथड को हमने कंप्लीट कर दिया, बहुत ही कम समय में। ठीक है। तो आइए इनको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। मैंने सारा कुछ समझा दिया। अगर कोई चीज़ें नहीं आई समझ में, हल्का सा वीडियो को पीछे कर सकते हैं और फिर इन चीज़ों को समझ सकते हैं अगेन। आई होप आप सब समझ गए होंगे, वैसे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो जो भी दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट लिए जाएंगे, बराबर डाउट लिए जाएंगे। तो 3 मेथड खत्म होती, जल्दी से आओ मोल प्रभास को करते हैं खत्म। तो बात करें मूल प्रभास की, हमें ये अंतिम करना है, ये तैयार। ठीक है। रिवीजन में अगर हम देखो, हम आपको 90 प्लस की तैयारी करा रहे हैं, और 90 प्लस की तैयारी करा रहे हैं मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, तो भाई थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसी हवा में 90 प्लस नहीं आते। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम आपको उसी हिसाब से तैयारी करा रहे हैं ताकि आप 90 और 95 प्लस भी ला सकें। ठीक है। इतनी तैयारी हम आपको करा रहे हैं। तो इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा मूल प्रभास, चौथी मेथड है। इस मूल प्रभास में अभी हमने ये सीखा था, अभी हमने सबसे पहले ये सीखा था कि विलयन जो होता है इसमें 2 घटक होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। हम जानते हैं विलयन में 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं विलयन में? 2। एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। ध्यान रखना, इसमें आज के बाद विलायक को हमेशा हम ए से व्यक्त करते हैं और विलेय को हमेशा हम बी से व्यक्त करते हैं। अगर आप नहीं पता तो आज से याद रखो, विलायक को ए से और विलेय को बी से याद रखा जाता है। ध्यान रखना। ठीक है। हमने अभी पढ़ा n जो है, अभी हमने पढ़ा n क्या होती है? मोलों की संख्या होती है। इसका फॉर्मूला होता है W अपॉन m। बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं देखो n तो क्या है? मोलों की संख्या। अगर मैं n के साथ a लगा दूं तो ये a क्या है? विलायक, और n क्या है? मोलों की संख्या। तो ये बन जाएगा विलायक के मोलों की संख्या। जब इसमें a लगाएंगे तो यहाँ भी हमारा WA हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा MA। अब W की बात करें तो W क्या है? तो आप जानते हो W फॉर होता है वेट, वेट मतलब भार, और M फॉर होता है मास, और मास मतलब होता है अणु भार। तो M क्या है? अणु भार। तो ये A है मतलब विलायक का भार, और ये विलायक का अणु भार बन गया। और यहीं मैं अगर इसमें B लगाऊं तो ये हो जाएगा WB अपॉन MB।
तो W भी है विलायक का भार और M भी है विलायक का अणु भार। तो यहाँ से इतना आई होप मेरे प्यारे भाई हो आप समझ गए हो। थोड़ा ये देख नहीं रहा, मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर दे रहा हूँ। NB बराबर हो जाएगा WB अपॉन MB। ये यहाँ पर A लगाया तो सब में A आ गया और B लगाया तो सब में B आ गया। ठीक है, ये विलेय का भार और ये विलेय का अणुभार, क्योंकि B विलेय को बताता है ना। ठीक है, इतना आप समझ गए हो। तो मोल प्रभाष क्या कहता है वो सुनना है। मोल प्रभाष कहता है किसी विलयन में, कोई भी विलयन हो, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या, कोई भी विलयन हो दुनिया का, उस विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या। एक, अब एक कौन सा ले सर, विलेय ले या विलायक ले, तो वो डिपेंड ये करेगा कि आप किसके मूल प्रभाष निकाल रहे हो। जिसके आप मूल प्रभाष निकाल रहे हो आप वो घटक लोगे। जैसे विलायक के मोल प्रभाष निकाल रहे हो तो वो एक घटक विलायक होगा, विलेय के निकाल रहे हो तो वो एक घटक विलेय होगा। नहीं समझ में आया, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। तो किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या व विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात, का अनुपात, एक घटक के मोलों की संख्या और कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात जो है वो आपका मूल प्रभाष कहलाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि मूल प्रभाष को हम x से व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मूल प्रभाष को किससे व्यक्त किया जाएगा, x से। ठीक है, किससे, x से। अगर फॉर्मूले की बात करें तो देखो वही चीज आई है, एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटकों के मोलों की संख्या। आइए समझाते हैं। देखो हमने यहाँ लिखा XA, मतलब देखो x तो मूल प्रभाष है, x क्या है, मूल प्रभाष। अब हमने A लिखा मतलब हम विलायक के मूल प्रभाष निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा A मतलब हम किसके मूल प्रभाष निकाल रहे हैं, विलायक के मूल प्रभाष निकाल रहे हैं। तो जब हम विलायक के मूल प्रभाष निकालेंगे तो वो एक घटक है विलायक आएगा, मतलब विलायक के मोलों की संख्या आएगी। तो मोलों की संख्या को तो n से, बट विलायक के हैं इसलिए Na। समझ आई बात। यहाँ पर कुल घटकों के मोलों की संख्या आएगी, कुल मतलब विलेय और विलायक दोनों। तो विलेय और विलायक दोनों, तो विलायक के Na और विलेय के Nb। बात समझ में आई। ये विलायक के मूल प्रभाष का होता है फॉर्मूला। किसके लिए है ये, विलायक के लिए। किसके लिए, विलायक। तो ये रहा हमारा विलायक के फॉर्मूले का तैयार हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें XB की तो मेरे भाई XB क्या है, तो देखो X तो मोलों की संख्या है और B है विलेय, तो ये विलेय की मोलों की संख्या हो गई। तो यहाँ पर जो एक घटक है वो आपका विलेय आएगा, मतलब विलेय के मोलों की संख्या आएगी। तो विलेय के मोलों की संख्या NB, तो नीचे तो कुल ही रखा जाता है, तो नीचे Na प्लस NB अभी भी आएगा। तो ये विलेय के लिए मोल प्रभाष का फॉर्मूला होता है तैयार। ये किसके लिए हुआ, किसके लिए हुआ, विलेय के लिए हुआ। किसके लिए हुआ, ये विलेय के लिए। तो ये हमारे सांख्यता ज्ञात करने की विधियां हुई, पूरा कंप्लीटली समझ चुके विद फॉर्मूलों के। बटवाइज किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या व विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वो मोल प्रभाष होगा। मोल प्रभाष को x से व्यक्त किया जाएगा। मोल प्रभाष का फॉर्मूला क्या होगा, एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटक के मोलों की संख्या। यहाँ पर हमने देखा अगर विलायक के मोल प्रभाष निकाल रहे हैं तो वो एक घटक विलायक लिया जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या निकाली जाएगी, और विलेय के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर विलेय लिया जाएगा। ठीक है, आगे एक और इम्पोर्टेंट बात जो याद रखना है, हमेशा x क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, x भी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और इनका योग हमेशा हमेशा एक होता है। हमेशा याद रखना, विलायक प्लस विलेय के मोलों की संख्या, विलायक प्लस विलेय के मोल प्रभाज का योग होता है वो हमेशा एक होता है, कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा और कभी भी एक से कम नहीं होगा। ये सही है, आप याद रखना। ठीक है, x प्लस xb, x क्या है, विलायक के मोल प्रभाज, xb क्या है, विलेय के मोल प्रभाज, इनका योग हमेशा कितना होगा, एक। इतना क्लियर है। तो मोल प्रभाज होता है कंप्लीट, सांख्यता ज्ञात करने की विधियां होती हैं हमारी कंप्लीट। यहाँ से 2 नंबर भी हो जाते हैं हमारे पक्के, और 2 नंबर का अब हमारा न्यूमेरिकल, इससे हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका
वो तो बोर्ड के हिसाब से आता है, कोई बिहार बोर्ड से तो अलग आएगा, एमपी बोर्ड से तो अलग आएगा, लेकिन ये अपना इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ नहीं होगा सांद्रता ज्ञात करने की विधियों में। ओके, हमें थोड़ा सा एक फॉर्मूले को याद और रखना है, जो है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। जी हाँ, द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखो प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बहुत सिंपल है। अब प्रतिशत आपको निकालना आता ही होगा, प्रतिशत आपको निकालना आता है। जैसे मान के चलो आपको 500 नंबर का पेपर हुआ और 500 नंबर में से आपको 400 नंबर मिले, तो आप क्या करते हो, 400 ऊपर रखते हो, छोटा वाला ऊपर रखते हो, बड़ा वाला नीचे रखते हो और इंटू 100 कर लेते हो, आप प्रतिशत निकाल लेते हो। तो ऐसा ही द्रव्यमान प्रतिशत का है। देखो विलेय का द्रव्यमान हमने ऊपर रखा, विलेय मतलब छोटा, तो छोटा द्रव्यमान हमने ऊपर रखा और कुल द्रव्यमान नीचे रखा, मतलब ज्यादा वाला नीचे रखा, इंटू क्या लगा दिया 100। तो द्रव्यमान प्रतिशत को आप याद रखना, क्योंकि इसका इस बार क्रेज ज्यादा है, इससे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस ज्यादा है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान इंटू 100, ये आपका रह जाएगा फॉर्मूला। ठीक है ना भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे बात करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया और इससे संबंधित न्यूमेरिकल हम यहाँ पर तुरंत लेके आ गए हैं, बाकी न्यूमेरिकल भी हम सभी कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो इससे संबंधित तुरंत न्यूमेरिकल आपके सामने देखो। क्वेश्चन हमारा क्या है, 22 ग्राम बेंजीन। हमारे पास बेंजीन कितना है, बेंजीन हमारे पास कितना है 22 ग्राम, और 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है 122 ग्राम। तो आप देखो 22 ग्राम बेंजीन है, 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ना। मतलब आपको पता है कम मात्रा वाला विलेय होता है, ज्यादा मात्रा वाला विलायक होता है। तो कम मात्रा बेंजीन की है तो 22 ग्राम विलेय होगा, ज्यादा मात्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड की है, मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होगा, विलायक होगा। तो आगे हमसे बोला है, ये उपस्थित है, तो बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6, बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड मतलब CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोनों के हमें द्रव्यमान ज्ञात प्रतिशत ज्ञात करना है भाई, दोनों को याद करना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है यहाँ पर कैसे हमें ज्ञात करना है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपको दिया ही है विलेय का द्रव्यमान ये है, विलायक का द्रव्यमान ये है, ये आपको पता है। ठीक है, अब आपसे बोला है इसके भी निकालो और इसके भी निकालो। तो बेंजीन क्या है, विलेय, और CCl4 क्या है, विलायक, है ना। तो आओ इसका फॉर्मूला बनाते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इधर सबसे पहले, अच्छा आप लिख लेना बढ़िया से, दिया है, दिया है, ठीक है, बेंजीन, बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया है बेटा, 22 ग्राम ये दिया है। ठीक है, चलो अब पूरा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया है, 122 ग्राम, 122 ग्राम, ये दोनों दिए हैं, ये बेंजीन का, ये दोनों हमने लिख लिया, अच्छे बढ़िया जमा कर लिख दिया। अब उसने बोला कि इसका और इसका ज्ञात करो, तो आप क्या लिख देना C6H6, मतलब पूरा शब्दों में लिख देना आप, तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। अब जब बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे तो देखो जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे उसको ऊपर लिखोगे, है ना। जैसे मान के चलो ये द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला ये है, बट इसमें ये बात है अगर आप विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं तो ऊपर आप विलेय लिखोगे और नीचे कुल लिखोगे, और अगर विलायक का निकाल रहे हैं तो ऊपर आप विलायक लिखोगे, नीचे कुल लिखोगे। ठीक है, तो जैसे आप किसका निकाल रहे हैं, बेंजीन का निकाल रहे हैं, तो ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर आप लिखोगे बेंजीन के, बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, और इंटू में क्या लगाओगे, 100 लगाओगे, क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। आओ देखें, तो देखो इधर बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया है 22 ग्राम, तो ये लिख दिया अपने 22। अब नीचे तो कुल दिया है ना, तो कुल में 22 और 122, 22 और 122 दोनों आएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा 100। तो ये रहा आपका 22 और ये रहा 22, 122 और 22 कितना हो गया 144, और इंटू आपका आ गया 100, इंटू आपका आ गया क्या 100। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व आउट करना है। जब भाई साहब इसको जब सॉल्व आउट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा, अब इसको काटना पीटना तो तुम्हारा काम है भाई, कर लोगे, हमने प्रोसीजर जमा दिया है, आप काट पीट तो लोगे ही, आप कोई परेशानी नहीं होगी। में से अगर काटें पीटें तो ये जो आपका आएगा वो आपका आएगा 15.28%, 15.28%। तो ये बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत होगा।
अब हमसे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही पूछा है, तो आप यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकाल देना। तो देखो आप क्या लिख दोगे, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, अब देखो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो ऊपर किसका लिखेंगे, CCl4 का द्रव्यमान लिखेंगे, तो ऊपर CCl4 का द्रव्यमान लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखते रहे। इसका निकालना है, देखो पहले ही लिखा, बेंजीन का निकालना है तो ऊपर बेंजीन का, नीचे कुल इनटू 100। तो अब इसका निकालना है तो ऊपर क्या लिखेंगे, CCl4 का ही लिखेंगे ना, और CCl4 का कितना दिया है 122 ग्राम, तो 122 और नीचे कुल मतलब 22 प्लस 122 इंटू क्या आ जाएगा 100। तो देखें तो ये आपका 122 और ये आपका रहा 144 इंटू आपका 100। चाहे तो आप देखो इसमें दो काम कर सकते हो, चाहे तो 100 में से इसको घटा दो, जो आएगा वो ही आ जाएगा, है ना। पहला तो काम आपका ये है, और नहीं तो आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। तो 84.72% ये काटने पीटने पर आएगा। तो ये द्रव्यमान, ये भाई साहब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मोस्ट IMP क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है, और NCERT का क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से जानते हो, IMP ही रहता है, मोस्ट ही रहता है। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। आई होप आप जान गए होंगे, इस चीज़ को समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है ना। तो भाई समझ गए है ना। तो इसके अलावा ये तो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, और द्रव्यमान प्रतिशत से क्वेश्चन आएगा तो केवल और केवल इसी प्रकार का आएगा, इससे हटकर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन है, मैंने पूरा का पूरा प्रोसीजर इसको समझा दिया, बता दिया। एक बार तैयार कर लो, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है जिसको, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। न्यूमेरिकल हमें मिल चुका है, और अगला न्यूमेरिकल जो है हमारा है वो है मूल प्रभास से, जो अभी जस्ट पढ़ा हमने, ये मूल प्रभास का न्यूमेरिकल है, बड़ा मस्त न्यूमेरिकल है। देखो मूल प्रभास के हमने यही फॉर्मूले पढ़े हैं, ये विलायक का मूल प्रभास और ये विलेय का मूल प्रभास, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया है 1/2 मोल जल, नो 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 नो, 1/2 मोल एल्कोहल, 1/2 मोल क्या एल्कोहल, जब 3/4 मोल जल मतलब H2O में उपस्थित है, तब Xa मतलब विलायक के मूल प्रभास, Xb मतलब विलेय के मूल प्रभास ज्ञात कीजिए। मतलब आपको मोल में दिया है, देखो आपको ये विलेय और विलायक की वैल्यू है वो किस में दे के रखी है, मोल में, और मोल में तो हमेशा मोलों की संख्या दी जाती है ना। मतलब इस क्वेश्चन में हमें विलेय और विलायक की मोलों की संख्या दी है, ठीक है। अब पहचानना है कि विलेय कौन है विलायक कौन है, तो कम मात्रा वाला विलेय और ज्यादा मात्रा वाला विलायक, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1/2 और 3/4, तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा, तो मतलब ये विलायक होगा और ये विलेय होगा, और वैसे भी पता है कि जल हमेशा विलायक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें Na की, तो Na मतलब विलायक की मोलों की संख्या दी है आपको 3/4 मोल, और बात करें Nb की, मतलब विलेय की मोलों की संख्या दी है आपको 1/2 मोल, ये देके आपको रखा है Na और Nb, ठीक है। आपको Xa और Xb निकालना है, तो Xa का फॉर्मूला आपका ये है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो Na नो 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 Xa बराबर होगा Na प्लस Nb। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, Na का मान कितना है 3/4, Na का मान 3/4 और Nb का मान 1/2। इसको आप सॉल्व आउट करेंगे, तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो आपका ये 3/4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इनका 4 ही आएगा, ठीक है। अब ऊपर आपका 3 ही रहेगा, बट यहाँ 2 से काटेंगे 4 को, तो 2 बचेगा, और 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो ये 2 आएगा, ठीक है। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, आपके 3 और ये बटे में 3 और 2 5, तो ये Xa का मान आपका आ गया 3/4, कितना आ गया है 3/4। Xb निकालेंगे, Xb का फॉर्मूला लगाएंगे Nb/Na प्लस Nb, तो Nb का मान कितना है 1/2, और Na प्लस Nb हमने सॉल्व किया था तो ये आ गया था 3 और 2 5/4, तो ये 5/4 आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 4 बटे हैं तो आप चाहे ऐसे लिख सकते हो, एक पहला बटे दूसरा बड़े चौथा बटे तीसरा, मतलब 4 ऊपर और 5 नीचे, 2 एकम 2 2 दूनी 4,
तो ये आपका आ गया 2/5। ये तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स बी का मान ये आया और एक्स ए का मान हमारा ये आया। हमने सॉल्व करके देखो, पूरा बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, इसमें कोई दम नहीं है, तो हमने जल्दी करा दिया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चले कि हमारा ये आंसर या ये आंसर सही है, कैसे पता चले? तो देखो, इसको पता करना है। अगर इसका पता करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, हमें लगाना पड़ेगा एक्स ए प्लस एक्स बी। अगर एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर जो है इसका सही है। तो एक्स ए का मान कितना है, 3/5, एक्स बी का मान कितना है, 2/5 बराबर 1। एलसीएम लेंगे अगर इनका तो 5 ही आएगा, ऊपर 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 बराबर 1। 5 से 5 कट गया तो 1 बराबर 1, मतलब हमारा आंसर सही है।